तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को टाइम टेबल बताने वाला हूं कि आपके पास अभी जितने भी टाइम है 3 महीने 4 महीने, उतने टाइम में आप अपना सिलेबस कैसे कवर करेंगे और कैसे आप उसकी रिवीजन करके सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करके और आप अपनी एग्ज़ाम में अच्छी प्रिपरेशन करके जा सकेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो टाइम टेबल कौन सा है जिसकी हेल्प से अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो आप सिलेबस भी पूरा कर सकेंगे, और अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया है तब तो अच्छी बात है, आप सैम्पल पेपर भी रिवीजन कर पाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आपने नहीं किया तो आपका सिलेबस इस टाइम टेबल के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा, साथ में सैम्पल पेपर भी हो जाएगा और साथ में आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर भी हो जाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो ट्रिक और वो तरीका कौन सा है तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, आज मैं आपको वो सभी ट्रिक और मेथड बताता हूँ और कुछ कैलकुलेशन मैंने की है वो भी आपको बताता हूँ कि आपके पास अभी कितना समय बचा हुआ है जिसमें आप अच्छी प्रिपरेशन कर 95% मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप कल की इस डेट में देख रहे हैं वीडियो, यानी कि आप अगर 11 जनवरी से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास मात्र 48 डेज़ हैं। अगर आप उसके बाद देखते हैं तो 11, 12, 13 को देखते हैं तो आपके पास मान लीजिए कि 45 डेज़ है। तो अब इन्हीं कुछ दिनों में आपको जो है कि तैयारी करनी है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक अपना सिलेबस भी पूरा नहीं किया वो कैसे पूरा करेंगे, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि सैम्पल पेपर और जो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस कैसे होगी और आपका रिवीजन कैसे होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर जनवरी और फरवरी के हिसाब से देखा जाए, तो आपके पास अभी 48 से 45 डेज़ बचे हुए हैं, ठीक है। जिसमें कि आपको क्या करना है कि अभी तक आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो जनवरी और फरवरी में यानी कि 48 दिनों में आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि वो स्ट्रैटेजी कौन सी होगी जिसकी हेल्प से आप ये करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सभी बच्चे के पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। मैं यहाँ पर 10th क्लास के हिसाब से बता रहा हूँ, और 5 सब्जेक्ट में उनके जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो मेन सब्जेक्ट होते हैं और 2 लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है। अगर आप 12th में हैं तो आपके पास, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास अकाउंट्स होगा, बीएसटी होगा और इको होगा, ठीक है, और इंग्लिश या फिर मैथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, अकाउंट्स, इको और बीएसटी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो अब मैं 3 सब्जेक्ट के हिसाब से बताता हूँ कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको 10th के हिसाब से बताता हूँ। मान लीजिए कि अगर आप 10th में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, 10th का जो अभी जनवरी और फरवरी में मैं मानता हूँ कि आपके पास 48 डेज़ हैं, ठीक है। तो 48 डेज़ में क्या करना है कि जो बच्चे मैथ में वीक हैं, यानी कि मैथ में जो बच्चे कमज़ोर हैं, वो कम से कम 15 से 20 दिन अपने इस मैथ के लिए निकालिए। और जो बच्चे, अगर साइंस में भी कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं तो वो बच्चे भी अपने लिए 10 घंटे इसमें निकालिए साइंस में, ठीक है। और एसएसटी में बाकी अब हमारे पास बचे हैं 18 घंटे, ठीक है। तो 18 घंटे में से आप 10 घंटे यहाँ पर लगाइए और 4-4 घंटे यहाँ पर अपने दीजिए, ठीक है। अब देखिए कि क्या हमें, अगर आप सोचेंगे कि क्या हमें 48 घंटे मतलब कि पूरे 10 दिन लगातार इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लगातार 10 दिन एक ही सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पहली बात तो आप सोच के डरेंगे कि इसमें अभी आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। और अगर आप लगातार अगर प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप सबसे पहले दिन अगर आप मान लीजिए कि 10 दिन लगातार साइंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप 10 दिन लगातार एसएसटी की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके साथ क्या होगा कि आप साइंस की जो प्रैक्टिस करेंगे, साइंस के जो लर्निंग करेंगे उसमें आप भूल सकते हैं, ठीक है, भूलने लग जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। इसीलिए आपको करना क्या है कि देखिए, आपको 3 टाइम बनाने हैं, ठीक है।
आपको क्या करना है कि 3 टाइम बनाना है। देखते हैं कैसे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आपको आपका 3 या फिर 4 टाइम टेबल बनाना है, जिसमें क्या करना है आपको कि जो पहला टाइम टेबल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लर्निंग करना है साइंस की थ्योरी या फिर एसएसटी की थ्योरी, ठीक है, तो पहला जो टाइम टेबल है उसमें आपको क्या करना है कि 3 घंटे इनकी स्टडी के लिए यानी कि लर्निंग के लिए इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को देना है। मान लीजिए यहाँ पर साइंस को, ठीक है ना, साइंस को अगर आप 3 घंटे स्टडी के लिए देते हैं, ठीक है ना, आप वो कभी भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं 6 बजे, ठीक है ना, तो 6 से 9 बजे तक आप साइंस पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद 9 बजे के बाद आप खाना वाना लंच वंच करके, ठीक है, उसके बाद फिर आप 11 बजे से बैठिए और आप क्या कीजिए कि 11 बजे से आप एसएसटी पढ़ना चालू कीजिए। अगर एसएसटी नहीं पढ़ पाते तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें से आप अगर आप 11 बजे से पढ़ते हैं तो 1 बजे तक आपको ये पढ़ना है, ठीक है ना। यानी कि 2 घंटे आपको इन लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को याद करना है या फिर समझना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप रेस्ट करते हैं तो रेस्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद 3 बजे से लेके 6 बजे तक आपको एसएसटी पढ़ना है, ठीक है ना। और एसएसटी में क्या करना है कि लिख के देखना है। जो भी आप अगर याद करते हैं और उसको लिख के देखते हैं तो वो आपको ज़्यादा समय तक याद होता है, ठीक है। तो एसएसटी में क्या करना है कि आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है 5 बजे तक, ठीक है ना। 3 से 5 बजे तक आपको क्या पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप अगर बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए तो आप घूमने भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर आप वहाँ से 7 बजे आएंगे, ठीक है ना, घूम के, या फिर कहीं रेस्ट करते हैं तो 7 बजे तक आप रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि 8 बजे से लेके 11 बजे तक, ठीक है ना, 8 बजे से लेके 11 बजे तक आपको मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि देखिए जो आप इंग्लिश करेंगे और यहाँ पर जो आप इंग्लिश करेंगे वो रैंडमली करिएगा। मान लीजिए कि एक दिन आप इंग्लिश करते हैं तो एक दिन आप हिंदी उसमें कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये दोनों, क्योंकि ये दोनों सिलेबस छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो आप इनको रैंडमली भी करेंगे, अलग करेंगे अलग अलग डेज़ पर, तभी भी ये पूरे हो जाएंगे। लेकिन इनको आपको रोज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनको आपको रोज़ करना है, क्योंकि ये सिलेबस जो इनके हैं वो बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो अगर आप रोज़ नहीं करेंगे तो ये सिलेबस मतलब कि छूट जाएगा आपका, इनमें से कुछ टॉपिक या फिर कुछ चैप्टर छूट सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एक दिन छोड़कर एक दिन करेंगे फिर भी आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी कि आपको प्रैक्टिस करना कैसे है, ठीक है। अब मैं आपको अकाउंट्स और मतलब 12th के कॉमर्स के बच्चों के लिए बता दूं, उनके पास जो अकाउंट का सिलेबस होता है उनको भी ऐसे ही करना है कि सुबह मॉर्निंग में उनको भी बिज़नेस या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। बिज़नेस या फिर इकोनॉमिक उनको मॉर्निंग में पढ़ना है और रात को 7 से 10 या फिर 11 बजे तक उनको क्या करना है, अकाउंट्स पढ़ना है, ठीक है। तो इसी तरह उनका भी सिलेबस ये पूरा हो जाएगा। और अकाउंट्स, इको और मैथ वो बिज़नेस, ठीक है, अकाउंट्स, इको और बिज़नेस डेली बेसिस पर उन्हें पढ़ना है। और हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश, मैथ भी, कितने बच्चे मैथ भी लेते हैं तो मैथ भी मैं इसमें कंक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों के पास मैथ होता है, कई बच्चों के पास हिंदी होता है। तो ये आप अल्टरनेट डेज पर पढ़ सकते हैं, मैथ या फिर वो हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता। रेंडमली अगर आप करेंगे अल्टरनेट डेज पर तो ये पूरा हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपका ये सिलेबस जो है वो पूरा हो जाता है आपका 28 फ़रवरी तक, ठीक है। ये सिलेबस अगर आप इसी तरह करेंगे जो टाइम टेबल में बताता हूँ तो 28 फ़रवरी तक आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास बचेंगे मार्च और अप्रैल, ठीक है। तो अब मार्च और अप्रैल में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए मार्च और अप्रैल में आपको क्या करना है, तो अब आप पूछेंगे कि जिन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया उसके लिए क्या है, ठीक है। तो जिन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया उनको क्या करना है कि शुरुआत से, जैसे कि जैन और फ़ेब से उनको क्या करना है कि रिवीजन करना है, ठीक है। बिज़नेस में, साइंस में, अगर आप 10th से हैं तो साइंस, एसएसटी और इंग्लिश और हिंदी,
ठीक है ना, इनको आपको रिवीजन करना है और लर्न करना है, ठीक है, दोबारा से, ठीक है, क्योंकि आप जितना लर्न करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, उतना ही आपके दिमाग में फीड होती जाएगी वो सारी बातें, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैन और फैब में तो आपको फुल टू फुल रिवाइज करना है, ठीक है, चाहे आप 4 घंटे करें चाहे 5 घंटे, ठीक है। और क्या करना है कि जो क्वेश्चन होते हैं और जो टिक मार्क होते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन और टिक द करेक्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है उनके साथ साथ। जैसे आप मान लीजिए आपका एक चैप्टर पूरा हो जाता है, मान लीजिए कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, किसी भी बुक का, ठीक है ना, वो पूरा हो जाता है, तो उसको में क्या करना है आपको कि आपको उसके साथ उसके बैग में दिए गए क्वेश्चन, ठीक है ना, बुक के बैग में दिए गए क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचअप, ये सब आपको करने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के 1 मार्क वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो आपको इनके ऊपर भी ध्यान देना है। इसीलिए अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको चेक करते रहना चाहिए कि आपकी रिवीजन कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है, ठीक है। अब देखिए, जब जनवरी और फरवरी ये 2 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके पास अब आप दोनों बराबर हैं। जिन्होंने सिलेबस पूरा नहीं किया था वो भी, उनका भी सिलेबस पूरा हो गया है, और जिनका पूरा था वो भी रिवीजन कर ही रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक बराबर हो गए हैं। तो अब आप दोनों को क्या करना है कि आपको लेने हैं सैम्पल पेपर, ठीक है। आप दोनों को क्या करना है कि सैम्पल पेपर लेने हैं। मार्केट में बहुत सारे सैम्पल पेपर उपलब्ध हो चुके हैं अभी भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सैम्पल पेपर लेना है, और सैम्पल पेपर जो लेंगे आप, पहले तो जो सॉल्व सैम्पल पेपर होंगे उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, और अपने आंसर उस सैम्पल पेपर से चेक करके देखना है कि कितना आप करेक्ट लिखते हैं, कितना इनकरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। जो जिन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया जैन फैब में वो उनको भी ये करना है, और जिन्होंने पहले से कर रखा था उनको भी यही काम करना है, क्योंकि अब आप दोनों बराबर हो चुके हो, ठीक है, दोनों एक ही लेवल पे आ चुके हो। किस में, कौन सा मंथ है ये, मार्च, ठीक है ना, ये मार्च का मंथ है, ठीक है। और मार्च में आपके प्रैक्टिकल भी हैं। तो देखिए, मार्च में आपके पास प्रैक्टिकल भी हैं, तो मार्च में आपके पास टाइम बहुत कम होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल की भी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में भी 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम है मार्च मंथ में, ठीक है। मान लीजिए कि आप 20 डेज़ तक अपनी प्रैक्टिस करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं किसकी, प्रैक्टिकल की, तो आपके पास यहाँ पर 10 डेज़ है, ठीक है ना। तो 10 डेज़ में कम से कम आपको 3 मतलब कि 3 सैम्पल पेपर इसमें मार्च में और 3 सैम्पल पेपर मार्च में, ठीक है ना। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है सिलेबस उनको भी, और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी 3 सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करने हैं, जो कि सॉल्व सैम्पल पेपर होंगे, जिनके सॉल्यूशन आपके सैम्पल पेपर में होंगे, वो सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो ये मार्च मंथ में क्या करना है आपको कि अपनी मार्च मंथ में क्या करना है कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो चेक करनी है कि आपने कितना प्रिपरेशन किया हुआ है, ठीक है। और उस चेक करने के लिए क्या करना है कि 3 सैम्पल पेपर आपको दोनों को करने हैं, जिन्होंने सिलेबस जैन फैब में पूरा किया था और जिन्होंने सिलेबस पहले से पूरा कर रखा है, उनको मार्च में करना है 3 सैम्पल पेपर सॉल्व और अपने प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये हमारा मार्च भी ख़त्म हो गया। अब हमारे पास है अप्रैल मंथ, ठीक है। तो अब हमें अप्रैल में क्या करना है, तो अप्रैल में अब दोनों आप बराबर हो चुके हो, सभी के प्रैक्टिकल ख़त्म हो चुके हैं और सभी को पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको कि देखो, आपको फिर से मतलब कि यहाँ पर मान लेता हूँ 10th और यहाँ मान लेता हूँ 12th, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PST, इको और अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ साइंस, ठीक है, ये गलत हो गया, साइंस, SST और मैथ, ठीक है। यहाँ पर ये 3 मेन सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर ये 3 मेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। यहाँ ये 3 है और यहाँ ये 3 है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से दोबारा से चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। चैप्टर 1 से दोबारा स्टार्ट करना है, ठीक है, और रिवीजन दोबारा करनी है। यहाँ पर भी चैप्टर 1 से दोबारा स्टार्ट करना है और रिवीजन फिर से स्टार्ट करनी है। और अब क्या करना है आपको कि अगर अब आप इनको तो कीजिएगा, ठीक है ना, रिवाइज करने के साथ साथ जैसे ही आपका ये चैप्टर पूरा होता है
पहले तो बुक के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप अपने सैम्पल पेपर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। चैप्टर 1 से जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड होंगे उनको उसी वक्त आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसी तरह चैप्टर 2 पे आप पहुँचेंगे तो उस चैप्टर 2 के साथ 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 जो पीछे में क्वेश्चन दिए गए होंगे उस चैप्टर से रिलेटेड उसे भी पूरा करना है, और साथ में सैम्पल पेपर के क्वेश्चन भी पूरे करने हैं, ठीक है। अब इस वक्त आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि 10 दिन में आपकी रिवीजन पूरी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी और 10 दिन में आप पूरी बुक रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 10 दिन में तीनों सब्जेक्ट पूरा आप रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप वही 3 घंटे और रैंडमली और ऑल्टरनेट डेज पर काम करते हैं तो, ठीक है ना। तो 10 दिन में आपका पूरा सिलेबस दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। सारे MCQ और फिलिंग द ब्लैंक्स मैचअप बुक के क्वेश्चन ये सारे आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, आपके पास बचे हैं 20 डेज़। तो 20 डेज़ में आपको एक ये प्लान करना है, दोनों बच्चों को 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों को क्या करना है कि पर डे यानी कि 11 अप्रैल से, ठीक है ना, यहाँ पर भी 11 अप्रैल से दोनों बच्चों को 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों को क्या करना है कि 3-3 घंटे की सीटिंग लगानी है, ठीक है ना। चेयर पे या फिर टेबल पे बैठना है 3-3 घंटे तक, और 3 घंटे में एक सैम्पल पेपर आप लेंगे जिस भी सब्जेक्ट का आप करते हैं, ठीक है। एक सैम्पल पेपर लेंगे, मैं यहाँ मानता हूँ कि आप साइंस का लेते हैं, साइंस का सैम्पल पेपर लेंगे और 3 घंटे आराम से एक डेस्क पे या फिर एक चेयर पे बैठ के और टेबल पे बैठ के आप 3 घंटे तक आराम से उस पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर मैं मानता हूँ कि आप BST दे रहे हैं, ठीक है ना, BST का दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको 3 घंटे आराम से वहाँ पे बैठ के बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम में शीट होती है वैसी शीट आपको मार्केट से परचेज़ करनी है, और जिस तरह आप मेन एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं उसी प्रकार से आपको घर में 3 घंटे तक बैठ के लिखना है। अगर आप लिख नहीं पाते हैं फिर भी आपको 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में देंगे तो वहाँ पे आप आलस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर आप आलस करेंगे तो आप थक जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करनी है, और बैठने के साथ साथ आपसे जितना होता है वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने की बन जाएगी, ठीक है, जिससे कि आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जाएंगे तो अच्छे तरह से आप लिख सकेंगे, ठीक है। और अच्छे तरह से लिखेंगे तभी आपके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3-3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करनी है और एग्ज़ाम को 3 घंटे तक देना है, ठीक है। अब इस तरह आपको कितने दिन तक करना है, 10 दिन तक, ठीक है। अब 10 दिन तक आप 3-3 घंटे बैठ सकते हैं, ठीक है, 10 दिन तक आप 3-3 घंटे बैठ सकते हैं और क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें काम करना है अपने स्पीड पे, ठीक है, क्योंकि कितने बच्चे होते हैं जिनको पेपर तो आता है लेकिन वो पूरे समय पर कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब आपके पास बचे हैं, इस तरह करते हुए आपको कितनी तारीख हो गई, 20 अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल 20, यहाँ पर भी अप्रैल 20। तो अब आपको क्या करना है कि 3 घंटे तो आपको बैठने की आदत हो गई है, ठीक है। अब क्या करना है कि सैम्पल पेपर लेना है और क्लॉक लेनी है, सैम्पल पेपर लेना है और क्लॉक लेनी है, और 3 घंटे बैठ के क्लॉक में देखते हुए 3 घंटे बैठ के और 3 घंटे के अंदर यानी कि 2.5 घंटे से लेके 2.5 घंटे तक के बीच में आपको वो पेपर जो है सॉल्व करना है, ठीक है ना। 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट, इनके बीच में आपको अपना पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है और रिवाइज़ करना है उसको, जो आपने पेपर में लिखा है उसको रिवाइज़ करके एक बार चेक करना है कि जो भी लिखा है वो सही लिखा है या फिर नहीं, ठीक है। तो इस तरह करेंगे आप तो आप बेहद ही आसानी से बोर्ड एग्ज़ाम में जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस कर सकेंगे, ठीक है,
क्योंकि अगर आप ये सब प्रैक्टिस नहीं करते तो वहाँ पर आप पेपर दे नहीं पाएंगे। देने जाते भी हैं और मतलब कि देते भी हैं तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे पेपर, ठीक है। इसलिए आपको बेहद ज़रूरी है कि 3 घंटे बैठने की आदत डालें, ठीक है। पहली आदत 3 घंटे बैठने की डालें, उसके बाद पेपर को कंप्लीट करना सीखें, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं भी आता फिर भी उसमें कुछ तो लिखिए, पेपर खाली छोड़ने से अच्छा है कुछ तो उसमें लिखिए, ठीक है। तो पेपर को पूरा सॉल्व कीजिए, पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़िए मत, ठीक है। उसके बाद सैम्पल पेपर जब आप करेंगे तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता चलेगा, क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी से बोर्ड के पेपर भी दे पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है, ये सारे टिप्स आपको फॉलो करनी है ताकि आप भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर थोड़ी सी भी आपकी सहायता हुई है, टाइम टेबल समझ में आया है तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास मात्र 4 मंथ ही है जिसमें आप ये परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ टाइम का यूज़ कीजिए, ठीक है। यूटिलाइजेशन कीजिए जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, तभी जाके आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा पाएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो आज की इस वीडियो का मोटिव यही था कि मैं आपको ये टाइम टेबल बता सकूं और आपको कुछ गाइड कर सकूं। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये टाइम टेबल को फॉलो कर पाएँ और वीडियो को समझ पाएँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो सके। धन्यवाद।